ये तो बाहर से आएंगे, इनको तो कहीं एक्सेस ही नहीं है लैंड का, तो कहाँ से घुसेंगे? उनको ईरान ने मारा है, वो वहीं का वहीं भाग गए। तो बहुत ही एक्सपीरियंस इनकी वो है, फोर्स है उसमें। ग्राउंड में जीत नहीं पाएंगे ये लोग। आप कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑफेंसिव में अगर जमीनी जंग होती है तो जीत नहीं पाएंगे। तो कभी आपने देखा होगा ट्रम्प एक एक दिन में 10 स्टेटमेंट अपने बदलते हैं, बात बदलते हैं। तो उनकी किसी बात का भरोसा है नहीं। एंड यही है कि बस ईरानियों ने वादा वो किया है और जिद पे अड़ गए हैं कि हमारी शर्तों पे होगा तो कॉम्प्रोमाइज होगा। कॉम्प्रोमाइज मतलब सीज फायर होगा, और हमेशा के लिए वो इनको कोई बीच में ऐसे आदमी को डालेंगे जैसे चाइना हो सकता है, रशिया हो सकता है, कोई भी गारंटर बने कि आप आइंदा से अटैक नहीं करेंगे। और ईरान की शर्तों पे, टर्म्स एंड कंडीशन से ये जो है खत्म हो सकता है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान पर थोपी गई ये जंग जिसको 5 हफ्ते गुजर रहे हैं, एक बहुत ही बदसूरत मोड़ लिया है इस जंग ने। जहां डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद ये की जा रही थी कि इस जंग से बाहर निकलने का कोई बहाना वो आखिरकार ढूंढ लेंगे। उनके मुल्क में भी आप देखिए, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक और साथ साथ सैनिक स्तर पर जिस तरह की तबाही हो रही है, उससे भी वहां की जनता भी कम से कम अनभिज्ञ नहीं है। तो पूरे तरीके से इसके बरक्स फैसला लेते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि अब पूरे तरीके से लग रहा है कि जो जमीनी कार्रवाई है उसकी शुरुआत होगी। है साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि न सिर्फ कि वहां के बड़े जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं तेहरान की, और इसके अलावा और भी शहरों की जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च होती है, और जिस तरह से ईरान को कहा गया कि वहां के रक्षा मंत्री के जरिए कि देखिए हम इसको पाषाण युग में पहुंचा देंगे, ईरान ने जवाब दिया कि जब आप आग पैदा करने की कोशिश कर रहे थे तब से ईरान में सभ्यता है, तब से ईरान एक बड़ा सिविलाइजेशन है। तो वहां के एक बड़े ब्रिज को, ये तस्वीर अपनी सामने आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को आप ये देखिए, पूरे तरीके से मैं कहूंगी कि कैलिफोर्निया का उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे कैलिफोर्निया में जो गोल्डन गेट ब्रिज है, वो एक तरह से अमेरिका की और कैलिफोर्निया स्टेट की जो पहचान बताया जाता है। अगर उस पर कोई बमबारी कर दे तो क्या उसको कोई आतंकवादी ताकत नहीं कहा जाएगा? तो इसी तरीके से आप सोचिए, इतने ही बड़े इस ब्रिज को, जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ईरान की जो साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की जो एक बेहतरीन मिसाल थी, उस पर हमला करके ईरान को पूरे तरीके से तोड़ने की एक बहुत ही नापाक कोशिश की जा रही है। ये जंग हमें इस वक्त कहाँ ले जा रही है, इसे किस तरीके से देखा जाए? मैं आपके लिए एक बहुत खास मेहमान को मैंने बुलाया है, और मैं कहूंगी कि एक ऐसे इंसान को जो जितना ईरान को समझता है उतना ही हिंदुस्तान को समझता है। एक ऐसे व्यक्ति जो आधे ईरानी हैं और आधे हिंदुस्तानी हैं। उनके पिता हिंदुस्तानी हैं और माँ ईरानी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद हसन वहीद साहब। फिलहाल तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वो ईरान में कई दशक गुजार चुके हैं। पैदाइश उनकी यहाँ हुई है। इसके अलावा भी कई खास बातें हैं उनके करियर की। तेहरान टाइम्स में 80 के दशक में काम कर चुके हैं, और अयतुल्ला अली खामनेई के दफ्तर में इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट में वो काम कर चुके हैं, जाने माने पत्रकार हैं। और जो सरकारी एजेंसी वहाँ की इरना है, उसमें उसके भी नुमाइंदे के तौर पर दिल्ली में यहाँ पोस्टेड रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हसन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि क्या ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव होने वाला है, ये जो जमीन पर जो फौजी जाएंगे अमेरिका की, इसके लिए क्या आपको लगता है कि ईरान तैयार है? जी हाँ, ईरान तो बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इससे पहले भी जो ईरान इराक वॉर हुई थी उसके दौरान 8 साल ये लोग लड़ रहे थे। और जब जो है सद्दाम हुसैन जो है यूरो, क्या नाम है, कुवैत को, कभी टर्की को, कभी सऊदी अरब को आगे कर रहे थे कॉम्प्रोमाइज के लिए, तो ये लोग पीछे हटे नहीं थे। क्योंकि उनका यही कहना था कि जंग हमला हमला हमने नहीं किया था, तुमने किया था। अब हम जंग को खत्म कर, जीत के खत्म करेंगे। तो अब इस जंग में भी जो है, आपको अगर याद हो तो खामनी साहब के इंतकाल से पहले जो उनकी आखिरी स्पीच थी, तकरीर थी, उसमें उन्होंने यही कहा था, तुम शुरू शुरू करोगे लेकिन उसको पायन पे हम पहुंचाएंगे, खात्मा हम करेंगे। तो बिल्कुल रेडी है, उनके पास रेडीनेस थी, इसलिए उन्होंने आमादगी थी पूरी पूरी। और अभी तो आज ही स्टेटमेंट आया है कि हम 6 महीने और लड़ने तैयार हैं। उनके जो कर्नल इब्राहिम जुल्फकारी हैं, उनका स्टेटमेंट आया था कि हम 6 महीने और लड़ेंगे आराम से। और जबकि आप देखिए वहां पे अमेरिका में अभी से इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को भी अभी खबर आई है, 1 घंटे पहले हटा दिया है उन्होंने, और एफबीआई के चीफ को बदल दिया है।
और दूसरी तरफ से आर्मी चीफ ने ये कहा है आज, अभी 1-2 घंटे पहले ही, कि हम ग्राउंड अटैक नहीं करेंगे ईरान पे। लेकिन बहरहाल उनकी बातों में भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वॉर टैक्टिक भी हो सकती है कि नहीं करेंगे करके कर दें। लेकिन ईरान पूरी तरह रेडी है। और भी लेकिन है कि ईरान, सैयद हसन साहब, मुझे बताइए, आप ये तो कह रहे हैं ईरान रेडी है, लेकिन देखिए ईरान का कितना भारी भरकम नुकसान हुआ है। उनकी पूरी की पूरी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को तबाह कर दिया गया है। आप ये देखिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बनने में 1-2 साल नहीं दहाइयां लग जाती हैं, इतने बड़े बड़े पुल और ब्रिजेस गिराए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को मिसमार किया जा रहा है। तो नुकसान तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे में ये बताइए कि ये ग्राउंड ऑफेंसिव आपको नहीं लगता कि ईरान को और ज्यादा धक्का पहुंचाएगा? उसकी बहुत सारी मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। इसके अलावा जो उसको रीबिल्ड करने के लिए, दोबारा अपने को तैयार करने के लिए जो उसको मौका चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, इत्तेफाक से इसका उल्टा है। ग्राउंड अटैक अगर करते हैं तो उसमें अमेरिकन ज्यादा मारे जाएंगे, क्योंकि ईरानियों के पास कम्बाट रेडीनेस है। और इस एरिया में, बल्कि हत्ता के पूरे रीजन में किसी के पास इतनी अच्छी कम्बाट रेडीनेस नहीं है। क्योंकि वो 8 साल जंग जो लड़ी थी, उसके वेटरन्स हैं, उसके कमांडर्स हैं सब। उस जमाने में जो सोल्जर्स थे वो आज सीनियर कमांडर्स हैं। और ईरान का ये है कि आप ग्राउंड अटैक करते हैं तो कहाँ से आप अपनी फोर्स उतारेंगे? इराक से आप इराकी गवर्नमेंट आपको आने नहीं देगी। और आना भी चाहें तो उधर जैग्रोस माउंटेन है, जो कि खुद सद्दाम हुसैन पार नहीं कर पाए थे। वो प्लेन में से, डेजर्ट में से आते थे। तो जैग्रोस माउंटेन क्रॉस करके उतारना इम्पॉसिबल है। और दूसरा बस यही कर सकते हैं कि समंदर की तरफ से लाएं, या फिर पाकिस्तान कोई धोखा कर दे। जबकि ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान अगर धोखा करता है तो इधर अफगानिस्तान से घिरा हुआ है, उधर हिंदुस्तान से, तो वो आफत में पड़ना चाहेगा नहीं। अब चीन का डंडा भी उनके सर पे हावी है। तो वो जहां से भी लाएंगे, इनकी बुरी तरह यानी आएंगे तो पैरों में बेचारे चल के, यानी, और जाएंगे कफन में नहीं, लोग बंदूक के ताबूत इनके जाएंगे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पैदल चलकर आएंगे और कफन में जाएंगे। लेकिन जी हमारे उन बिल्कुल। दर्शकों के लिए समझाइए जो शायद ज्योग्राफी को या मिलिट्री की जो पूरा प्रोसेस होता है उसको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। आप ये कह रहे हैं कि ईरान की जो ज्योग्राफी है और जिस तरह से ईरान बना हुआ है, जिस जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी, उस हिसाब से मैं कई बार ये बात सुन चुकी हूँ कि ये बहुत मुश्किल होगा अमेरिकी फौजियों के लिए। किस तरह से आप ये कह रहे हैं? आपने कहा कि पहाड़ पे चढ़ के नहीं आ सकते, इराक नहीं आने देगा सद्दाम हुसैन वहां से, खुद उनके लिए चढ़ना मुश्किल हो गया। आप कह रहे हैं पानी की तरफ से आएंगे तो माइंस बिछी हुई हैं पानी में, तो यानी समंदर की तरफ से भी नहीं आ सकते। तो ये बताइए, जो ईरान इराक वॉर हुई थी उस दौरान भी तो जंग तो हुई ही थी। जी। नहीं तो इराक तो बिल्कुल पड़ोसी था ना। दीवार पे दीवार हमसाया था वो तो। ये तो बाहर से आएंगे, इनको तो कोई एक्सेस ही नहीं है लैंड का। तो कहाँ से घुसेंगे? या तो दुबई से, यूएई से आए, कुवैत से आए, कहीं से आए। तो वहां से भी आने का रास्ता नहीं है। बीच में इराक पड़ता है। और अगर समंदर से आएंगे तो आप देख लीजिए कि ये पर्शियन गल्फ के अंदर तक दाखिल नहीं हुए, सी ऑफ ओमान में दूर खड़े हुए थे इनके जेराल्ड फोर्ड और वो दूसरा शिप जो था, 6 फ्लीट का। उनको ईरान ने मारा है, वो वहीं का वहीं भाग गए। तो उतारेंगे कैसे? अगर आप पैराट्रूपर्स को उतारते हैं तो भी आपको जमीन तो चाहिए उतारने के लिए। अब पानी में उतारेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा। और दूसरा जो है, ईरान के पास इस वक्त 3 फोर्सेस हैं। एक तो जो है रेगुलर आर्मी है इनकी, दूसरा आईआरजीसी है, तीसरी एक इनकी बसीज फोर्स है जिसमें 10 लाख से ज्यादा आदमी है, वॉलंटरी लड़ने मरने तैयार हैं। और उसमें आधे ज्यादा जो है वॉर वेटरन्स हैं, ईरान इराक वॉर के। तो बहुत ही एक्सपीरियंस इनकी वो है, फोर्स है उसमें। ग्राउंड में जीत नहीं पाएंगे ये लोग। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑफेंसिव में अगर जमीनी जंग होती है तो जीत नहीं पाएंगे, ये बात आप कह रहे हैं। और आप बता रहे थे कि इराक और ईरान जंग का
जो पूरा तजुर्बा है वो भी काम आ रहा है। उस वक्त जो यंग फौजी रहे थे वो इस वक्त कमांडर्स बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान को लेकर क्या आप यकीन के साथ इस बात को कह सकते हैं, पाकिस्तान अमेरिका के इस वक्त जो रिश्ते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वहां की मिलिट्री के और वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप के, कुछ भी मुमकिन है सिस्तान के रास्ते अगर आ जाए उधर, पाकिस्तान अगर बेस दे दे, तो ये तो मुझे नामुमकिन नहीं लगता। नहीं, वो तो है, आपकी बात सही है, लेकिन आप देखिए ना, पाकिस्तान तो वो ये इंडिपेंडेंट कंट्री तो है नहीं मेरे हिसाब से। वो अगर अमेरिकन फोर्सेस उतारेगा तो वहां से चाइना इतराज करेगा। अब इधर से अफगानिस्तान भी है, जो अमेरिका का पुराना राइवल है, जहाँ पर तालिबान तालिबान गवर्नमेंट है इस वक्त। तो उधर से पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान शहबाज शरीफ वगैरह के या आसिम मुनीर के लिए ये सुसाइड होगी, खुदकुशी होगी है। तो उधर से तो तकरीबन समझिए इम्पॉसिबल है। अब मैं अभी आपसे अगला क्या सवाल करते हैं। पूछना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है ईरान के बारे में, क्योंकि जो बातें आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये अमेरिकी जो कमांडर्स हैं या जो उनके मंत्री हैं जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा देख रहे हैं कि उनको पता नहीं है ये बात। तो एक ऐसी जंग में क्यों, एक कीचड़ में या दलदल में क्यों धंसता चला जा रहा है अमेरिका? स्ट्रेटजी क्या है अमेरिका की, और ईरान की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? पहले अमेरिका की स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। नहीं, उसमें देखिए, अमेरिका का तो ये है कि अमेरिका को कोई भरोसा नहीं है। वो ब्लफ ज्यादा करते हैं, और क्या बोलेंगे, मीडिया का प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ज्यादा करते हैं वो लोग। और कभी आपने देखा होगा, ट्रम्प एक एक दिन में 10 10 स्टेटमेंट अपने बदलते हैं, बात बदलते हैं। तो उनकी किसी बात का भरोसा है नहीं। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अब उनका काम वही जाने। लेकिन मेरे हिसाब से तो कोई सक्सेस या कामयाबी इनको इसमें हासिल होने वाली है नहीं। तो फिर एंड गोल क्या है? एंड यही है कि बस ईरानियों ने वादा वो किया है और जिद पे अड़ गए हैं कि हमारी शर्तों पे होगा तो कॉम्प्रोमाइज होगा। कॉम्प्रोमाइज मतलब सीज फायर होगा, और हमेशा के लिए इनको कोई बीच में ऐसे आदमी को डालेंगे, जैसे चाइना हो सकता है, रशिया हो सकता है, कोई भी गारंटर बने कि आप आइंदा से अटैक नहीं करेंगे। और ईरान की शर्तों पे, टर्म्स एंड कंडीशन से ये जो है खत्म हो सकता है। वो जो नहीं, 5 टर्म जो लिखवाई थी उस आपकी पे बात ये होगा। दुरुस्त है कि ईरान की शर्तों पर ये खत्म हो सकता है, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि ये जंग इतनी लंबी खिंच चुकी है, हिंदुस्तान में देखिए बिल्कुल हाहाकार की बिल्कुल यहाँ स्थिति पैदा हो गई है। गैस मिलनी बंद हो गई है, होटल बंद हो रहे हैं, जो होमचे होते थे लगाने वाले वो सब बेरोजगार हो रहे हैं, मजदूर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोगों को कुकिंग गैस तक नहीं मिल रही है। एक तरह की मैं कहूंगी गैस से रिलेटेड दंगे रायट्स हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को का गला दबाने को तैयार हो रहे हैं। यानी एक ऐसी स्थिति बन रही है, लगातार यहाँ की सरकार तो मना कर रही है, वो चाहती है कि हम सब अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें। ऐसी ही हालत और मुल्कों में भी हो रही होगी। वहां पर दाम भी काफी बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल बहुत महंगा हो गया है, इसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। ईरानियों के लिए भी जाहिर है ये आसान नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि वहां एक जो नॉर्मल लाइफ है वो जी पा रहे हैं ईरानी, या आपको लगता है एक तरह से जिद पे अड़ी हुई है वहां की सरकार कि करेंगे तो अपनी शर्तों पे ही हम करेंगे? आपको नहीं लगता कि एक तरह की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि कम से कम 2 4 हफ्ते का ब्रेक लें, अपने को दोबारा तरोताजा करें और फिर जंग में उतरें? एक तरफ अमेरिका की जिद और दूसरी तरफ ईरान की जिद। नहीं, 2 4 हफ्ते का गैप लेने का मतलब तो ये है कि दुश्मन को पावरफुल करना है। वो उस दौरान जो इनके मिसाइल वगैरह खत्म हो गए हैं, रिसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं, वो रीगेन कर लेंगे। फिर वो मंगवा लेंगे अमेरिका वगैरह से इसराइल, और अमेरिकन फोर्स रिफ्रेश हो जाएंगी। उसमें तो नुकसान है ईरान को। और क्योंकि ईरानियों को पहले, जैसे कि मैं बता चुका आपको, 8 साल जंग लड़ी थी। उस जमाने में खाने की, पेट्रोल की, हर चीज की रैशनिंग थी। हत्ता सिगरेट और रोटी पे रैशनिंग थी। लाइनों, लंबी लंबी लाइनों में लग के लेते थे ईरानी। ईरानियों को आदत है। और दूसरी बात, ईरानियों में पेट्रियोटिज्म इतना है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकती। वहां जब आपस का झगड़ा हो, गवर्नमेंट से हो, किसी से भी हो, मेयर से हो या गवर्नर से हो, उनका जिस वक्त बाहर का दुश्मन से सामना होता है तो वो सब एक हो जाती है, मिलियंस की तादाद में। ये कहते रहे शिया सुन्नी है, कोड़ दे तोड़ के लो रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब एक हो जाते हैं, और सब अवाम अड़ी हुई है, और पूरी तरह गवर्नमेंट के साथ है।
और उनको खामनी साहब के बेटे जो आए हैं, उनको पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आप कह रहे हैं अवाम की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और ईरान का तो पूरा एक हिस्ट्री है वहां जंग की, वॉर की। वहां पूरी की पूरी पीढ़ी एक जवान हुई और बूढ़ी हुई ऐसे वॉर्स को देखते हुए। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि पूरे तरीके से जो इसराइल को हम देख रहे हैं, इसराइल की सड़कों पे हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट मार्च हो रहे हैं कि ये जंग बंद होनी चाहिए, हमें नुकसान हो रहा है, हमारी फौज को नुकसान हो रहा है। वहां बाकायदा जो ये इसराइल डिफेंस फोर्स है, आईडीएफ, जिसको माना जाता है पूरी दुनिया में सबसे सख्त और सबसे बहादुर और सबसे टैलेंटेड और सबसे तमाम तरह के सुपरलेटिव्स हम यूज कर लें, वो सब है। अगर आईडीएफ, उसके बाद भी उसमें देखिए फूट भी पड़ रही है और क्रैश भी हो रहा है। ईरान में ऐसी क्या बात है, ईरान के लोगों में ऐसी क्या बात है, ईरान की फौज में ऐसी क्या बात है कि वो टस से मस नहीं हो रहे हैं? नहीं तो वो तो मैंने आपको बताया ना, उन लोगों में पेट्रियोटिज्म बहुत ज्यादा है, देशभक्ति बहुत ज्यादा है। क्यों और क्यों? इनको सबसे पहले घमंड है इनको, गुरूर है अपने आर्यन होने का। और इसराइल में तो आप देखिए, इसराइल तो एक मेरे हिसाब से तो एक हुआ था जो अमेरिका के बगैर सपोर्ट के लड़ ही नहीं सकता। और इसराइली फोर्स को जो मेन स्ट्रीम मीडिया का ज्यादा रोल था उनके, उनको बड़ा बनाने में। वरना इसराइली आईडीएफ वगैरह कुछ भी नहीं है। और कभी ग्राउंड ऑपरेशन उन्होंने किए नहीं है। बेचारे बदबख्त भूखे प्यासे फिलिस्तीनियों को, लेबनानियों को मारते हैं, परेशान करते हैं, बमबारी करते हैं, उसका उनके घरों में घुस जाते हैं। इनका जो है, इन्होंने जिंदगी में कभी जंग लड़ी नहीं है, वॉर जिसे हम कहते हैं, जो हैंड टू हैंड फाइट हो या आमने सामने की जंग हो, गोलीबारी हो, वो कभी की नहीं है। और ईरानियों को इसमें अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वो जो है पीछे हटने वाले नहीं। और दूसरी बात यहाँ पे ये है, और कि ईरान में देखिए, ईरान बहुत सेल्फ सफिशिएंट है। ईरान कोई चीज बाहर से इस वक्त खाने पीने की नहीं मंगाता। उनके पास आटा, दाल, गेहूं, सब्जी, फ्रूट्स, हर 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 चीज है। तो इसमें परेशान तो ज्यादा पर्शियन गल्फ के अरब स्टेट ज्यादा हैं, जो कि एस्पिरिन और डिस्पिरिन की दवाई की गोली तक नहीं बनाते। और ये ईरान तो हर चीज में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, फार्माकोलॉजी में, मेडिकल साइंस में, फिजिक्स में, और न्यूक्लियर फिजिक्स में खास तौर से। और उसके बाद आपके एरोस्पेस में बहुत एडवांस हो चुका है। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, आपके रशिया पूरी की पूरी 2 साल जंग लड़ा है यूक्रेन से, ईरान के ड्रोन्स के ऊपर। जी। बिल्कुल। ईरान के ड्रोन्स के ऊपर जो शाहिद ड्रोन्स कहा जा रहा है उसको भी, और डिफेंस मैकेनिज्म भी शानदार किया है। मुझे लगता है भारतीय दर्शक आपकी इस बात से काफी एनरिच फील कर रहे होंगे, जो वो कह रहे हैं कि देखिए एक तरफ पूरा एक अमेरिकन सिस्टम है, वेस्टर्न सिस्टम, और दूसरी तरफ ईस्टर्न सिस्टम को लेकर ईरान जिस तरह से आ रहा है और इंडिपेंडेंट है, तमाम तरह के दशकों के सैंक्शंस के बावजूद और बाहरी ताकत खासकर अमेरिका इसराइल के दखल के बावजूद भी ईरान पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है। आखिरी सवाल आपसे कि अगर एक एवरेज ईरानी का इस वक्त जिक्र करें तो उसकी जिंदगी कैसी है, चाहे वो तेहरान में रहता हो, मशहद में रहता हो या इस्फहान में रहता हो। आप बताइए कि जंग के इस दौर में क्या सामान्य जिंदगी है, क्या नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं लोग वहां? देखिए, कल रात में मेरी अपने बेटे से बात हुई थी। वो तेहरान में रहते रहे, उनकी वाइफ भी ईरानी है वहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उसके घर के अतराफ चारों तरफ बमबारी हो चुकी है। तो मैंने कहा दूसरे शहर में चले जाओ, किसी बॉर्डर सिटी में चले जाओ, जायदान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर था, या उरूमिये जो टर्की के बॉर्डर पे है। तो उसने कहा कोई फायदा नहीं है, मौत से भाग के हम सब यहीं पे, जिस तरह और तेहरान के लोग हैं उसी तरह हम भी हैं। वो मरेंगे तो हम भी मरेंगे। और मौत अल्लाह के हाथ में, भगवान के हाथ में, हम जो है कहीं जाने वाले नहीं है। तो इस कदम की उनकी फीलिंग है। और अड़े हुए हैं अपनी बात पे। आप जी देखिए, रातों में जो है, रोज रात में ऐसा लगता है कि फेस्टिवल हो रहा है। सड़कों पे निकल जाते हैं हर सिटी में, तेहरान में, कुम में, इस्फहान में, मशहद में, तबरीज में, कज़वीन में, हर जगह उनका रोज रात में टी पार्टी होती है, सड़कों के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, अमेरिका के स्ट्राइक के खिलाफ स्लोगन लगाते हैं, नारे देते हैं और लगाते हैं। और वो पूरा फुल सपोर्ट दे रहे हैं उनको। जी। तो सैयद ऐसी हसन कौम साहब। को हराना बहुत मुश्किल है, अमेरिका हो या इसराइल हो। मेरे हिसाब से तो ईरान ऑलरेडी जंग जीत चुका है। क्योंकि वो एक जो उनका सुपर पावर का हुआ था अमेरिका का, अब 2-3 घंटे में खत्म कर देंगे, 2-3 दिन में खत्म कर देंगे, वो सब गलत साबित हुआ, उल्टा साबित हुआ।
और आपको पता नहीं, अंदाजा है नहीं, तकरीबन अभी तक 1,500 अमेरिकन मर चुके हैं, जिसका ये मेन स्ट्रीम मीडिया को जिक्र नहीं करता। अगर न्यूज डालो भी तो आपके ग्रोक और गूगल एआई जो है कहता है सेंटकॉम ने ऐसी कोई खबर कंफर्म नहीं की है, लिहाजा ये फेक न्यूज है। तो सेंटकॉम थोड़ी बोलेगा आपको कभी हमारे इतने आदमी मरे। वो तो जब हम्म। उनकी लाशें जाएंगी बेचारों की, उनके माँ बाप डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करेंगे अमेरिका में, जब पता चलेगा हमको। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हसन साहब इस पूरी बातचीत के लिए।